नमस्कार दोस्तों आपके मन में कहीं न कहीं सवाल ये उत्पन्न हो रहे होंगे कि जब भारत और चीन लगभग एक ही समय में आज़ाद हुए थे, मतलब एक ही समय में दोस्तों उन्हें स्वतंत्रता मिली। लगभग एक ही समय में उन्हें जो ब्रिटिश लोग थे उनसे दोस्तों आज़ादी मिली। लेकिन क्यों आज चाइना इतना सुपर पावर बन चुका है और भारत अभी कहाँ खड़ा है दोस्तों, आप तुलना कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि चाइना अचानक कैसे इतना सुपर पावर की ओर बढ़ रहा है और भारत क्यों इतना पीछे रह गया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चाइना के ऊपर केस स्टडी करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों आपको बता दें, शुरुआत होती है 1949 से। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, चीनी क्रांति 1949 में हुई थी और यहीं से कम्युनिस्ट पार्टी के जो मुखिया होते हैं दोस्तों, माओ त्से तुंग दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया बनते हैं और चाइना का जो है सत्ता उनके हाथ में आ जाती है। और यह चाइना को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे थे। मतलब वो सारी चीज़ें जो देश दुनिया में लोग चाहते हैं, देश की कंट्री जो चाहती है दोस्तों कि हम एक दुनिया में पावरफुल के नाम से जाने जाए, और चाइना उसी राह पे बढ़ गया दोस्तों। और जो माओ त्से तुंग थे, हालांकि उन्होंने कई नियम दोस्तों लागू किए चाइना में, लेकिन पूरी तरीके से चाइना उस वक्त आत्मनिर्भर नहीं बन पाता है। 1976 तक माओ त्से तुंग शासन करते हैं, लगभग 27 साल तक दोस्तों। लेकिन उतना चाइना अभी विकसित नहीं हो पाया था। लेकिन दोस्तों बता दें, समय आता है 1978 में दोस्तों, जो कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया ही होते हैं उनके उत्तराधिकारी के रूप में, तो बता दें आते हैं डेंग सियाओपिंग। यह जब मुखिया बनते हैं दोस्तों, तो चाइना में एक अलग ही विकास की लहर दौड़ जाती है। यह दोस्तों अलग अलग नीतियां लाते हैं देश में, और चाइना को बता दे श्रेय देता है, सभी लोग श्रेय देते हैं, तो अमीर बनने का जो श्रेय है वो चाइना के लोग इन्हें ही देते हैं, सियाओपिंग को ही देते हैं, क्योंकि इन्होंने अलग नीतियाँ बनाया तो एकदम माओ के अलग से। जो माओ त्से तुंग थे 1949 में शासक बने थे चाइना के, तो उनसे अलग हटकर ये सियाओपिंग ने अलग नीतियाँ अपनाई। चाइना का जो बाजार था ना दोस्तों, क्योंकि उस वक्त भारत और चाइना पूरी तरीके से कृषि प्रधान देश थे, मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कुछ होता ही नहीं था दोस्तों, लगभग ना के बराबर सारी चीज़ें जो कृषि पे आधारित होती थी। लेकिन जैसे ही सियाओपिंग आते हैं, चाइना के शासक बनते हैं, तो अलग नीतियाँ लागू करते हैं यहाँ पे, और जो चाइना का बाजार होता है ना, पूरे विश्व के लिए खोल देते हैं। सारे लोग अब चाइना के साथ व्यापार कर सकते थे। पहले तक था दोस्तों कि सिर्फ चाइना ही के लोग ही क्या करते थे, व्यापार करते थे अपने देश में। लेकिन अब 1989 के आसपास दोस्तों बता दें, तो जो सियाओपिंग होते हैं ये पूरा बाजार चाइना का पूरे विश्व के लिए खोल देते हैं। और अमेरिका उस वक्त सुपर पावर तो था ही, उन्होंने सोचा कि चाइना की जनसंख्या लगभग 100 करोड़ के आसपास होने वाली है, तो यहाँ पे अगर हम अपनी कंपनियाँ बसाएंगे तो यहाँ पे मुझे बहुत ही प्रॉफिट होगा। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, 1989 में अमेरिका और चाइना के बीच में दोस्तों एक अच्छा रिलेशन कॉम्बिनेशन बन गया। और जब कंपनियां खुलने लगी चाइना के अंदर, डेवलप होने लगी, एक से एक कंपनियां निवेश करने लगी चाइना में आकर, तो यहाँ पे रोजगार मिलने लगा लोगों को, लोग काम मिलने लगा दोस्तों। लोग कृषि को छोड़कर अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ध्यान देने लगे और एक से एक काम सीखते गए दोस्तों, जिससे कि चाइना के लोग अब खुद से बहुत सारी चीज़ें बना सकते थे, जैसे लाइट बल्ब हो गया दोस्तों, नॉर्मल चीज़ें वस्तुएं। लेकिन यह नहीं पता था कि 1980 से 90 के दशक तक जाते जाते, मतलब 1980 से 90 ईस्वी तक जाते जाते चाइना वो सारी चीज़ें बनाने लगेगा जो विश्व को ज़रूरत है दोस्तों, जो विश्व को चाहिए वो सारी चीज़ें चाइना 1990 के दशक तक दोस्तों बनाने लगता है। और जाहिर सी बात है, अगर सस्ते में हमें कोई प्रोडक्ट मिल रहे हैं दोस्तों, तो हम उसी देश से उस चीज़ को खरीदेंगे, और चाइना वही करता है। और चाइना का अमेरिका के साथ तो अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था। और जो सियाओपिंग थे, इन्होंने ही पूरे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर था उससे मजबूत करते हैं। और बल्ब से लेके हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़, इलेक्ट्रिक चीज़ जो होते हैं चीज़ें ना दोस्तों, चाहे मोटर्स हो, हर सारी चीज़ें वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और 1990 और 1991 के ईस्वी में ये महाशक्ति के रूप में उभरने लगते हैं। बता दें दोस्तों, इस वक्त
भारत की जीडीपी बता दें 1991 के ईस्वी की बात करें तो इस वक्त भारत की जो प्रति व्यक्ति सालाना आय थी बता दें 300 के आसपास थी, $300 के आसपास थी। और वही चाइना की बात करें तो $333। लेकिन ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि आज बता दें 2021 की डाटा से बात करें तो इस वक्त भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों, सालाना की बात कर रहा हूँ, तो $2191 है। वही बता दें चाइना की इस टाइम प्रति व्यक्ति आय सालाना की बात करें तो वह बढ़कर दोस्तों $11,819 हो चुका है। 35 गुना दोस्तों बढ़ा है और भारत सिर्फ 7 गुना। 1991 के ईस्वी से अभी 2021 ईस्वी तक की बात करें तो सोचिए किस तरीके से चाइना ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप किया कि जो चाइना का बाज़ार है दोस्तों पूरे विश्व के लिए खुल गया और सारी चीज़ें वस्तुएं जो हैं अब चाइना से लोग आयात करने लगे और चाइना निर्यातक के तौर पे दोस्तों अब अमेरिका को पीछे छोड़ देता है। दुनिया का सबसे बड़ा देश 1991 के बाद चाइना बन जाता है निर्यातक देश दोस्तों, जो दूसरे को सामान मैन्युफैक्चरिंग कर दूसरे को प्रोवाइड कराता था दोस्तों, एक्सपोर्ट नहीं करता था। सोचिए इस वक्त अब जो चाइना है इस वक्त बात करें 2021 से अब तक की, तो अब चाइना धीरे धीरे कहा जा रहा है कि अगले 30-35 साल में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा हर चीज़ मामले में दोस्तों, क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे महाशक्ति चाइना ही है पहले पे। क्योंकि अर्थव्यवस्था जिस हिसाब से दोस्तों बढ़ रही है चाइना की, वो बहुत ही दोस्तों पावरफुल तरीके से बढ़ रही है। इसे रोकना हमें नहीं लग रहा है कि कोई देश इसे बीट कर पाएगा, अमेरिका भी नहीं कर पाएगा। हालांकि अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि चाइना पीछे हमसे रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो सायो पिंग थे ना दोस्तों, उन्होंने पूरा देश का स्ट्रक्चर ही बदल दिया पूरी तरीके से। देश कृषि देश था लेकिन मैन्युफैक्चर सेक्टर में इतना ध्यान दिया उन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दोस्तों, कि आज पूरा देश उनसे आयात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है दोस्तों सामान, गुड्स जो होते हैं एक से चाहे इलेक्ट्रिक चीज़ें हो चाहे किसी भी प्रकार की चीज़ हो, आज चाइना वो सारी चीज़ बनाता है। लेकिन इस वक्त दोस्तों भारत कहाँ पर है, आप तुलना कर सकते हैं। सोचिए 1947 में भारत को भी आज़ादी मिली थी। जवाहरलाल नेहरू को भी ये चिंता सता रही थी कि अगर हम सिर्फ कृषि प्रधान देश रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें उद्योग जगत में भी कुछ नया करना पड़ेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो कोशिश करते हैं कि हम अच्छा करें, देश को विकास पे ले जाए, लेकिन कौन सी नीतियाँ लागू की गई कि चाइना आगे चला गया और भारत अभी दोस्तों उतना चाइना जितना विकास नहीं कर पाया है। ये बहुत ही चिंताजनक की बात है। चीन आज कहाँ था दोस्तों, अब कहाँ हो गया। वह वही समय थे दोस्तों 1950-52 जब भारत का संविधान बनता है तो उस वक्त चीन की भी स्थिति एकदम भूखमरी थी। चीन की स्थिति दोस्तों वहाँ पे एकदम लोग, वहाँ पे हर चीज़ों की कमी थी। ऐसा नहीं था कि उसकी स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने 1949 क्रांति के बाद अलग अलग नीतियाँ लिया और अलग अलग विचार के जरिए अपने देश की स्थिति बदल दिया दोस्तों। और हम आज बहुत ही, अगर चाइना की तुलना में देखें तो हम 10-20 साल पीछे हैं, उससे भी ज़्यादा दोस्तों। इसे हमें, ये रियलिटी है, हम कह कर सिर्फ नहीं कह सकते कि इंडिया बहुत आगे है, हम बहुत पीछे हैं चाइना से दोस्तों। और यहाँ के लोग सिर्फ दोस्तों रिलीजन के नाम पे राजनीति करते हैं। अगर एक्चुअल में देश को आगे ले जाना है तो रिलीजन से थोड़ा ऊपर हट कर अपने बच्चों को, अपने परिवार को एजुकेट करना पड़ेगा। अगर हम एजुकेट नहीं करेंगे तो अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये तो रियलिटी है देश की। अगर एजुकेशन, हम सभी धर्म का पालन करते हैं, बट हम धर्म के जरिए देश का विकास नहीं कर सकते दोस्तों। हम विकास करेंगे तो जब स्कूल भेजेंगे अपने बच्चों को, अपने परिवार को एजुकेट करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन को एजुकेट करेंगे, तब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी इनक्रेडिबल वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों इलॉन मस्क की कंपनी ने एक बार फिर एक नया कारनामा करके हमें दिखा दिया है दोस्तों। आप सभी लोगों को पता होगा इलॉन मस्क जी की कंपनी है स्पेस एक्स, और स्पेस एक्स ने दोस्तों इस बार फिर एक नया इतिहास रचा है। आपको बता दें दोस्तों, स्टारशिप नाम का जो रॉकेट है, सबसे हैवी रॉकेट दोस्तों, हैवी एक कहे तो लॉन्च व्हीकल है दोस्तों,
उसने एक बार फिर नया कारनामा किया है दोस्तों। बता दें दोस्तों, अंतरिक्ष में जो रॉकेट